हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पद्मावत महाकाव्य को पढ़ रहे हैं। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य से हम लोग नागमती वियोग खंड के प्रमुख पद को पढ़ रहे हैं। कवि जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख सूफी कवि हैं। इन्होंने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन करने के लिए 12 मासा का सहारा लिया है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत उन्होंने सभी महीनों का अलग अलग से वर्णन अलग अलग पद में किया है कि इन सभी माह का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है और यह रानी के विरह को किस प्रकार बढ़ा देता है। आज जिस पद को मैं पढ़ा रही हूँ, इस पद से पहले नागमती वियोग खंड से संबंधित अन्य पद की भी व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है और इससे संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। आज पद संख्या 12 में फागुन महीने का वर्णन करके कवि जायसी ने बतलाया है कि किस प्रकार फागुन महीने में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन रानी नागमती के विरह को बढ़ा देती है। कवि जायसी ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी, प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और विशेष भी मैं समझा दूंगी। तो चलिए। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सिउ जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तिही पर विरह देई झकझोरा। तरिवर झरही झरही बंढाका, भई उनंत फूली फरी शाखा। करही बनस्पति हिये हुलासु, मो कह भा जगदून उदासु। फागु करही सब चाँचरी जोरी, मुहितन लाई दिन जस होरी। जो पै पियू जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगाओ निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारो छार के, कहों की पवन उड़ाओ। मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता देती हूँ। पद्मावत महाकाव्य की काव्य भाषा ठेठ अवधी है, इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक कठिन शब्दों के अर्थ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। फागुन यानी फागुन महीना, पवन यानी हवा, झकोरा यानी झकझोरना, चौगुन माने 4 गुना, सियु का अर्थ होता है शीत या ठंड, सहा मतलब सहना, बर्दाश्त, तन यानी शरीर, जस मतलब जैसा, पियर यानी पीला, पात यानी पत्ता, भा मने बन गया, मोरा मतलब मेरा, तेही पर यानी उस पर, देई का अर्थ है देना, झकझोरा यानी झकझोर देना, तरिवर मतलब पेड़, झरही मतलब झड़ना, बन मतलब वन जंगल, ढाका यानी ढाक का पेड़ जो होता है उसके बारे में कहा गया है, भई मतलब हो गई, उनंत मने झुक गई है, फूली फली यानी फूलों से लदकर, शाखा यानी शाखा पेड़ की टहनियाँ, करही मने कर रहे हैं करना, वनस्पति मने पेड़ पौधे, हिये अर्थात हृदय से, हुलासु, हुलासु का अर्थ होता है खुशी उल्लास, यहाँ उल्लास और खुशी, मोह का अर्थ है मुझे मेरे, भा मतलब लगना, जग यानी संसार, दून का अर्थ है दुगुना, उदास का अर्थ है दुखी। देखिए फागु, फागु का अर्थ होता है होली, जैसे कहते हैं ना फाग खेलना, फाग खेलना मतलब होली खेलना जो कि फागुन महीने में खेला जाता है। करही मतलब कर रहे हैं, चाँचरी एक गीत जो नृत्य करते हुए गाया जाता है, जोरी यानी जोड़ी या युगल, मोही मतलब मेरे, तन अर्थात शरीर, लाई मने लाकर, दिन मने दिया गया, जस मतलब जैसे, होरी का अर्थ है होलिका, जो पै मने उस पर, प्यू का अर्थ है प्रियतम, जरत मतलब जलते हुए, अस मतलब ऐसे, पावा का अर्थ है पाना, जरत मरत मने जलकर मरते, मोही मतलब मुझे, रोष का अर्थ है क्रोध गुस्सा, राति मतलब रात, दिवस का अर्थ है दिन, जीव का अर्थ है मन, तन यानी शरीर, जारो मतलब जलाकर, चार मतलब राख,
कहो मतलब कहना, पवन मतलब हवा, उड़ाव माने उड़ाकर ले जाना, तेही मतलब उस, मार्ग मतलब मार्ग रास्ता, धरे मतलब रखना, पाँव मतलब कदम। तो ये हैं कठिन शब्द के अर्थ। कठिन शब्द के अर्थ के बाद अब प्रसंग की बारी है। तो राजा रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी है और रानी नागमती राजा रत्नसेन की प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बीत गए हैं, अब फागुन महीना आ गया है। तो फागुन महीने का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है, रानी नागमती के विरह को किस प्रकार बढ़ा देता है, इसकी चर्चा जो है कवि जायसी ने इस पद में की है। तो देखिए, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन शिव जाय नहीं सहा। रानी नागमती कहती है कि फागुन महीने में यानी फाल्गुन महीने में पवन झकोरा बहा, पवन अर्थात हवा, झकोरा माने झकझोर कर बड़ी तेजी से बहता है। तो आप सभी जानते हैं कि फागुन महीने में ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। इस समय न ज़्यादा गर्मी होती है न ही ठंड होती है, लेकिन एक सिहरन होती है। तो फागुन महीने में ठंडी हवा बहती है, चौगुन शिव जाय नहीं सहा। लेकिन ये जो सिहरन होती है, ये ठंडी हवा से क्या होता है, शरीर में एक सिहरन होती है जिससे लगता है मानो शीत जो है चौगुना बढ़ गया है। तो रानी नागमती का कहना है कि फागुन महीना में पवन जो है झकझोर कर यानी बड़ी तेजी से बहता है और जिसके कारण चौगुन शिव, चौगुना ठंड बढ़ जाता है, एक सिहरन सी ठंड, जाय नहीं सहा, जो कि सहा नहीं जा रहा है। रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी है और अब जो ठंड हवा बह रही है फागुन महीने में, उसे रानी के लिए सहना संभव नहीं है, असहनीय हो गया है। तनजस पियर पात भा मोरा, तेही पर विरह देई झंझोरा। रानी नागमती कहती है कि रानी नागमती का जो तन है यानी शरीर जो है वो क्या हो गया, पियर पत्ते यानी पीले पत्ते के जैसा, जस मतलब जैसा बन गया है। विरह के कारण, विरह को सहते सहते रानी नागमती का शरीर जो है पीला पड़ गया है। और क्या हो रहा है, तेही पर विरह देई झकझोरा, और इसके ऊपर, तेही पर उस पर, विरह जो है यानी वियोग का दुख भी उसे झकझोर कर रख दे रहा है, भीतर से हिला दे रहा है, मानो वो रानी नागमती को गिरा देगा। तो यहाँ पर कवि जायसी ने बतलाना चाहा है कि फाल्गुन महीने में हम सभी देखते हैं कि पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, यानी उसमें पतझड़ का आगमन हो जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ये पीले पत्ते हो जाने के कारण हवा के झोंके से ये गिर जाते हैं। तो रानी नागमती इन्हीं प्राकृतिक परिवर्तन या प्राकृतिक उपादानों का उदाहरण देकर वो स्वयं को प्रस्तुत करती है कि उनका शरीर भी ठीक पीले पत्ते के समान हो गया है, जिसे विरह रूपी पवन कभी भी जमीन पर गिरा सकता है। तरिवर झरही झरही बन ढाका, भई ओनंत फूली फरी शाखा। रानी नागमती कहती हैं कि तरिवर यानी पेड़ पौधों से झरही झरही माने क्या झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, और ढाक के जंगल हैं उसके जो वहाँ पर पेड़ हैं उनके सारे पत्ते जो हैं झड़ गए हैं। भई ओनंत फूली फली शाखा, लेकिन इसके साथ ही साथ पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, वो फूली फरी माने फूलों से भर गई है। और क्या हो गई है, भई ओनंत यानी फूलों से लदकर झुक गई हैं। आप सभी जानते हैं कि जब पेड़ पौधों में फूल लगते हैं तो फूल के भार से डालियाँ थोड़ी झुक जाती है। तो रानी नागमती का इसी तरफ इशारा है कि एक तरफ तो पतझड़ है और दूसरी तरफ किंतु बहार का भी आगमन हो रहा है। एक तरफ पत्ते झड़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ डालियों में फूल खिल भी रहे हैं। करही बनस्पति ये हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। अब रानी नागमती क्या कहती हैं, देखिए, करही बनस्पति यानी पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, करही कर रही क्या करें, ये हुलासु माने अपने हृदय में उल्लास से भर गए हैं। यानी पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता है
कि वे अत्यंत उल्लास से भर गए हैं, खुशी से भर गए हैं। तो ये क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि पेड़ पौधों में क्या देख रहे हैं? फूल खिल रहे हैं, उनकी डालियां फूलों से लद गई हैं। मोह कह भा जगदून उदासु। तो मोह कह भा यानी रानी के लिए क्या है? तो रानी के लिए क्या है कि जग यानी संसार, दून यानी दुगुना, उदासु माने दुखी। ये संसार बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है, यानी दुगना दुख उन्हें संसार में दिखाई दे रहा है। यानी ये जो सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये सारे जो प्राकृतिक परिवर्तन हैं, ये जो प्रकृति उपादान हैं, इन्हें देखकर रानी को प्रसन्नता या उल्लास या खुशी नहीं मिलती है, बल्कि ये सारी चीज़ें रानी के विरह को बढ़ाती है। इसलिए रानी को ये सारा संसार दुखमय प्रतीत होता है। रानी इस संसार को दुख से पूर्ण देखती है, लगता है उन्हें ये संसार दुगुने दुख से भर गया है। फागु करही सब चाँचरी जोरी, मोहितन लाई दिन जस झोरी। अब रानी नागमती कहती हैं कि फागु करही सब चाँचरी जोरी, कि फाल्गुन महीने में जितनी भी जोड़ी यानी युगल यानी स्त्री पुरुष सभी हैं, वे सब क्या करते हैं? आपस में मिल करके होली खेलते हैं और क्या करते हैं? चाँचरी गाते हैं। माने एक प्रकार का गान है जो नृत्य करके गाया जाता है। तो सभी लोग अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ हैं और सभी लोग क्या करते हैं? होली खेलते हैं। मोहितन लाई दिन जस होरी, लेकिन रानी नागमती की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। रानी नागमती कहती है कि ऐसा लगता है, मोहितन लाई दिन जस होरी, कि मेरे शरीर में मोहितन, मेरे शरीर में लाई मतलब लाकर किसे जला दिया गया है? होरी यानी होलिका को। मैं विरह में जल रही हूँ। रानी नागमती जो है ऐसी स्थिति में भी विरह में जल रही है, जब सारा संसार हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, होली खेल रहा है, चाँचरी गा रहा है, नृत्य कर रहा है। तो ऐसे समय में रानी नागमती क्या है? विरह में दुखी हैं और उसे ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर में होलिका को ला करके बैठाकर उसमें आग लगा दी गई है। यानी रानी नागमती विरह के आग में क्या है? जल रही हैं। जैसे होलिका जलाया जाता है, वैसी रानी नागमती भी विरह के आग में जल रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कवि जायसी का भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में कितना अधिक ज्ञान था। वे कितनी जानकारी रखते थे कि हमारे भारतवर्ष में फाल्गुन महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है और उन्होंने इसी का उल्लेख यहाँ पर किया है। जो पै पियू जरत अस्पावा, जरत मरत मुहि रोष न आवा। अब रानी नागमती कहती हैं कि यदि, जरत मतलब जलते हुए, यदि वे अपने प्रिय को, पियू मतलब प्रिय को, पावा मतलब पालें, तो इससे अच्छा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। विरह के आग में जलते हुए अगर रानी नागमती अपने प्रिय राजा रत्नसेन को पाले तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और जरत मरत मुहि रोष न आवा, और इस प्रकार मुझे विरह अग्नि में जलते हुए और मृत्यु को प्राप्त करते हुए मुझे कभी भी रोष यानी क्रोध नहीं आएगा, बल्कि वे प्रसन्न होंगी कि उन्हें प्रिय मिल गए हैं। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। अब रानी नागमती कहती है राति दिवस यानी रात और दिन, सब समय यह जीव मोरे, उनके हृदय में, जीव मतलब उसके हृदय में एक चिंता बनी रहती है। वे राजा रत्नसेन के बारे में सोचते रहती है। लगो निहोर कंत अब तोरे, कि कंत यानी पति और तोरे माने आपके, कि रानी नागमती अपने प्रिय के काम आ सके। लगो निहोर यानी अपने प्रिय के काम आ सके। यह रात दिन चिंता करती रहती है, रात दिन सोचते रहती है कि तभी उसका जीवन धन्य होगा, कि उसका जीवन जो है प्रिय के काम आ सका। यह तन जारो छार कै, कहो कि पवन उड़ाओ। अब रानी नागमती कहती है कि यह तन यानी यह शरीर, जारो मतलब जलाकर, छार के मतलब राख बना देना, कहो कि पवन उड़ाए। रानी नागमती
विरह के आग में जलकर अपने शरीर को क्या करती है, राख में बदल देना चाहती है। और कहो कि पवन उड़ाए, और पवन से यह कहती है कि इस राख को उड़ा दे, यानी हवा उसके शरीर के राख को उड़ा दे। और क्या, मकु ते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जहाँ पाँव। और वह पवन से यह निवेदन करती है कि हे पवन, उस मार्ग पर, ते ही मार्ग माने उसी मार्ग पर मेरे राख को उड़ा कर गिराना, जहाँ पर कंत धरे जहाँ पाँव, जहाँ पर मेरे प्रिय राजा रत्नसेन अपने पैर को रखेंगे, धरेंगे। तो रानी नागमती पवन से यह निवेदन करती है कि मेरे शरीर की जो राख है, उस राख को तुम उड़ाकर उस रास्ते पर गिराना जिस रास्ते पर मेरे प्रिय राजा रत्नसेन अपने पैर धरेंगे या रखेंगे। तो इस प्रकार रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत व्यथित है, दुखी है, और उस विरहाग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर देना चाहती है, राख में परिणत हो जाना चाहती है। तो यह है इस पद का अर्थ। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूँ। विशेष, पहला, प्रस्तुत पद में कवि जायसी ने रानी नागमती के वियोग का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। दूसरा, कवि जायसी ने रानी नागमती के वीर वर्णन की मार्मिकता को 12 मासा वर्णन के अंतर्गत फागुन महीने के भयंकर ठंड के वर्णन के माध्यम से पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। तीसरा देखिए, फागुन महीना में जो भी प्राकृतिक परिवर्तन दिखाई देता है उसका कवि ने जीवंत चित्र उपस्थित किया है, जैसे ठंडी हवा का बहना, पत्तों का पीला पड़ना, पत्तों के झड़ने के साथ साथ डालियों का फूलों से लद जाना। चौथा, कवि जायसी ने फागुन माह में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन उद्दीपन रूप में किया है, क्योंकि यह सब कुछ रानी नागमती के विरह को बढ़ाते हैं। पांचवा, कवि जायसी का भारतीय संस्कृति व परंपरा संबंधी ज्ञान भी दृष्टिगत होता है, जैसे फागुन महीने में चांचरी का गायन, श्रृंगार प्रधान नृत्य गायन जैसे होली उत्सव। छठा है, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं, इसे भी आप जान लीजिए। दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। तो आप इस परिभाषा को भी अपने विशेष में लिख सकते हैं। 7 नंबर, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार का सफल प्रयोग है। पहला, उपमा अलंकार, तन जस पियर पात भा मोरा। दूसरा, पुनरुक्ति अलंकार, झरही झरही। तीसरा, अनुप्रास अलंकार, देखिए फूली फरी में फ वर्ण की आवृत्ति, ये हुलासु में ह वर्ण की आवृत्ति, मरत मोही में म वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। 8वां देखिए, काव्य भाषा ठेठ अवधि है। और 9 नंबर, प्रमुख रस है विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। तो उम्मीद करती हूँ आज इस पद को मैंने जिस तरह से समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।